नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से दिसंबर 2022 के पेपर को कंप्लीट एनालिसिस किया है इसी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू की आंसर ही नहीं जाना है बल्कि उसको डिटेल एनालिसिस किया है, क्योंकि मेरा टैगलाइन ही है पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का सीरीज। तो इस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक, क्योंकि मेरा मानना है कि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको इसी तरह से गायत्री मैम पीवाईक्यू सीरीज में जाएंगे तो आपको पूरा कंप्लीट जो मेरे द्वारा किया गया है क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस, जिसमें दिसंबर 2024 के पेपर को जून 2024 के पेपर को और दिसंबर 2023 के पेपर को भी कंप्लीट इसी प्लेटफॉर्म पे, और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2025 के पेपर को कंप्लीट एनालिसिस इसी पे प्लेटफॉर्म पे किया गया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप इस प्ले लिस्ट पे जा कर के इसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों से बताएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर पसंद है तो इसी तरह का हम लेक्चर आपके लिए लाएंगे। तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे प्ले लिस्ट पे आपको पेपर 1 केवीएस मदान का डिटेल मतलब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, लाइन टू लाइन और फ्री हैंड लेक्चर के माध्यम से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो आप चलते हैं इस सीरीज के क्वेश्चन सीरीज में। हम लोग आज 20 क्वेश्चन को कंप्लीट देखेंगे। 20 क्वेश्चन नहीं देखेंगे बल्कि 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसमें 200 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इक्वल टू 20 में अगर मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, जैसा कि 5 ऑप्शन यहाँ पे है मान लीजिए, तो इसमें 5 ऑप्शन के साथ हम लोग और डिटेल जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि 100 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसी का हम एक टॉपिक पे पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपका हर एक ऑप्शन से एक जो टॉपिक क्लियर होते चले और आपका कहीं से कहीं दिक्कत नहीं हो। 10 ईयर्स आप करिए मेरे साथ, आपका पूरी गारंटी है कि इस बार मिशन जेआरएफ 2025 जो एग्ज़ाम होगी दिसंबर में, जिसका फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा और कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी इसका जवाब देंगे। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक तो स्वर ध्वनि आप लोग जानकारी रखेंगे, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि जो भी है, स्पर्श ध्वनि, जो भी ध्वनि के कितने टाइप से, उसके बारे में आप लोग जानकारी रखेंगे और इसके विषय में पढ़ेंगे भी। तो अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें 5 आपको दिए हुए हैं ऑप्शन, और उसमें से आपको 3 कोई सही है और 2 कोई गलत है, ये आपको देखना है। तो देखते हैं 41 का जो स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। देखिए साथियों, ये तो पहला हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर का जो है उच्चारण मतलब स्वतंत्र होता है और व्यंजन का उच्चारण के लिए हमें स्वर की मदद होती है। तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया। तो अगर एक ऑप्शन आपका कट गया तो आपका 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब आपका आंसर या तो 1 होगा या तो आंसर 2 होगा। तो अब देखते हैं कौन सा होना चाहिए, यानी कि बी सी दोनों में है तो आपका बी सी होगा। या डी ई पर पढ़िए। डी, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। यहाँ पे नहीं लगा दिया है तो थोड़ा सा हम सोचेंगे कि ये नहीं वाला आंसर सही है या गलत है। तो देखते हैं। अब बी पढ़ लीजिए। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, बिल्कुल सही है। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में हवा आवाज गति से मुख विवर से निकलते, बिल्कुल सिंपल लाइन है, सही है। बी सी तो होगा ही। अब ई देखिए, डी तो नहीं है वाला है। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ये भी सही है। यानी कि आपका आंसर बी सी और ई यानी कि 2 आंसर होगा। और यहाँ पे नहीं लगा दिया, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं वाला जो है ये गलत हो गया, यानी कि बी और डी गलत है और आंसर बी सी, ए और डी गलत है और बी सी ई सही है। इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स
बनाते चलेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी आप लोग टेक्निक यहाँ पे सीख रहे होंगे शायद। अगर मेरे साथ आप PYQ के सीरीज को आप देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो बिल्कुल लग रहा होगा कि अच्छा आंसर है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है एग्जाम हॉल में विद इन प्रेशर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए हुए। 42 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है 42 क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुआ है। क्रिया के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा तो पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिकाएं क्रिया कहलाती है। बिल्कुल ये सही है, इस लाइन से भी लगा, क्रियाएं के अंत में और समापिकाएं क्रिया, बी सही है। तो अगर बी सही है तो आपका एक ऑप्शन कट गया। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आक्रामक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। एक तो देखिए यहाँ पे आक्रामक बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कर्म का होना अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द यहाँ पे गलत कर रहा है, तो डी आपका गलत है। डी देखिए किस किस में है, ये देखिए। तो अब आंसर आपका क्या लग रहा है? अगर इसमें से एक दो अगर भी आपको कंफर्म है कि ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इस तरह से भी आप आंसर को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, सही है। यानी कि आपका आंसर जो है BCE के आधार पे 3 ऑप्शन हो गया। अब जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता उसे सक्रामक क्रिया कहते। नहीं, यहाँ पे सक्रामक नहीं होगा, आक्रामक होगा। गलती क्यों हो रहा है ये भी साथ साथ हम लोग जान रहे हैं कि क्यों ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ, ये भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 42 का आंसर भी आयोग ने यही लिया है, 3 को लिया है। आप लोग शॉर्ट नोट्स इसका बना लेंगे मेरे साथ ही। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन आज का। 43 क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप भारतेंदु युगीन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कितना इम्पोर्टेंट है कि जितने टाइम पीरियड वो रहे 30-35 साल ही में उन्होंने 30 साल में ही अपना एक युग मतलब बना दिए। इतना इम्पोर्टेंट ये मतलब साहित्य के क्षेत्र में व्यक्ति हैं। तो चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी है। अब्र नाम से जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बल्कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये लिखे थे। आपका ऑप्शन ए कट गया, यानी 2 ऑप्शन आपका कट गया, ये जिसमें वो कट गया। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, ये सही है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। इस मान लेते हैं कि ये ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तो इसमें ये सही है, ये बिल्कुल है। हमने PYQ के तहत इसको भी मतलब ये भी फैक्ट आपके साथ शेयर किया है। तो B और D सही है। B D देखिए किस किस में, यानी कि 2 में। देखिए आपका 2 ऑप्शन से ही आपका ऑप्शन D E तो दोनों में है, तो इस पे तो सोचना ही नहीं है। D और E पे तो सोचना ही नहीं है। तो चलिए आपका को आंसर इस जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था का रसिक समाज से जुड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके आधार पर 43 का आंसर क्या होगा? 2। ये आंसर गलत हो गया, तो जैसे ये आपका गलती हो गया आप 50-50 तक आ गए। और D E दोनों में, तो इस पर आप पढ़ करके अपना टाइम आप एग्जाम हॉल में नहीं बर्बाद करेंगे। आप बस B और C के विषय में जानकारी लेंगे। B आपको पता चल गया तो आंसर मान के चलिए कि आपका 2 ही होगा। और बिल्कुल टाइम बचाते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एग्जाम हॉल में बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 44 क्वेश्चन जो भी आंसर आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है
वो एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड क्वेश्चन है वो आंसर आपको करवाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये आंसर ही क्यों होगा। तो अब चलते हैं, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। नहीं मालूम, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कलम का जो ऑप्शन सबसे इजी आपको लगे, जो मतलब लाइन, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि हर फैक्ट को आप दिमाग में लेके नहीं जाएंगे। कलम का जादू मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी। देखिए साथियों, इससे पहले भी मैंने PYQ की सीरीज में इससे पहले जो 20 से 40 तक का जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें मैंने बताया था कि अमृत राय द्वारा जो लिखा गया प्रेमचंद का जो है वो कलम का मजदूर नहीं, कलम का सिपाही है। ये देखिए लाइन कैसे गलत हो रहा है, कलम का सिपाही कहाँ पे लिख दिए, आप इसको ऐसे देख लीजिए, कलम का सिपाही, कलम, सॉरी एक सेकेंड, ये कलम का मजदूर नहीं बल्कि कलम का सिपाही है। यहाँ पे अगर सिपाही शब्द आ जाएगा तो ये लाइन सही हो जाएगा, सिपाही। कलम का सिपाही नाम ये इसलिए लिखे हैं कि मतलब एक मतलब क्या कहते हैं, लेखक के जीवन में किस तरह से मतलब तकलीफ़ें उन्हें गुजरना पड़ता है, मतलब आर्थिक तंगी से किस तरह से उन्हें संकट आती है, मतलब कैसे जीवन भी जीना है, उसमें अपनी रचना भी लिखनी, उसी को उजागर किए हैं वो उनके जो पुत्र थे अमृत राय द्वारा, उनकी बातों को, अपने पिता को जो वो कष्ट को देखे ना, उसी कष्ट को समझे वो मतलब जीवन को मतलब अपनी रचना में कलम का सिपाही में मतलब वर्णन किए हैं। बस ये आप ध्यान पे रखिए, तो कलम का सिपाही नाम से टाइटल है, ना कि मजदूर। तो बी आपका गलत हो गया। देखिए बी किस किस में है, ये सबसे हल्का फैक्ट है, कितना बार मैं यहाँ पे आपको चर्चा कर चुकी हूँ। तो देखिए आपका आंसर ACD। अब पढ़ लेते हैं कि सी कैसे। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर इस आंसर को देखें तो आपका ये भी फैक्ट सही है, AC और D। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, ये भी सही है। दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है, ये फैक्ट नहीं है। इस फैक्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ये लेंगे कि दूसरी परंपरा की खोज जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा है, ये आप लोग जानकारी कमेंट करेंगे, आप खुद से सेल्फ नोट्स बनाएंगे इसका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन पे मैंने कितना 5-6 फैक्ट आपको बताया कि ये आंसर नहीं होगा, ये कट जाएगा तो इस आंसर का ये होगा। इसी तरह आपको डिटेल एनालिसिस करना, तभी आपका मार्क्स अधिक से अधिक आएगा एग्जाम हॉल में। 45 क्वेश्चन आज का देख रहे हैं। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। हो सकता है, हमें नहीं मालूम होगा, अब आगे बढ़ेंगे। जोश मलिहा वादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं, ये भी हमें नहीं मालूम। आगे पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा। इससे पहले भी PYQ पूछा गया है कस्तूरी कुंडल बसे, तो ये प्रभा खेतान के द्वारा नहीं, मैत्रेय पुष्पा के द्वारा रचना है, ये ध्यान पे रखेंगे। इससे पहले भी PYQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जब हम PYQ करके जाएंगे तो इस फैक्ट को हम लोग पकड़ लेंगे कि नहीं ये तो नहीं है। तो अब ये लाइन गलत हो गया। आप देखिए कि अगर आप देखिए, अगर आपका C गलत हो गया तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन, जो PYQ से जो ऑप्शन आए लाइन बने वो क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते तो आपका वैसे भी क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर एक कट गया तो देखिए आंसर ABE ही बचता है, यानी कि 3 आंसर आपका होगा। और 45 का आयोग ने भी यही आंसर दिया। आप वैसे देख लेते हैं कि अब और कौन सा गलत हुआ है। A यानी ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन सही है आंसर के अकॉर्डिंग। अपने अपने पिंजरे सयोराज सिंह बेचैन द्वारा लिखित रचित आत्मकथा है। तो अपने अपने पिंजरे जो है वो इसके द्वारा नहीं है, सयोराज सिंह के द्वारा नहीं है। इसमें जो ये इसके लेखक है मोहन दास
नेमिस राय, एक सेकेंड सर, नेमिस राय, और ये 1995 की रचना है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अपने अपने पिंजरे के मतलब लेखक जो है मोहनदास नेमिस राय, ना कि सयोराज सिंह है। बस ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा, ये बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, ये प्रभा खेतान नहीं और ये सयोराज सिंह द्वारा नहीं, बिल्कुल आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो देख लिए कि कैसे आंसर एग्जाम में सॉल्व करना होता है। एक भी अगर आपको ऑप्शन सही लग जाए कि नहीं ये गलत है 110%, तो उसी से आप आंसर आपका हो सकता है कि आ जाए एग्जाम हॉल में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 कह रहा है। 46 क्वेश्चन, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। अब काव्य दोष से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देख रहे हैं नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यानी सबसे उपयुक्त का मतलब ये हुआ कि जो सही है उसका आंसर का चयन कीजिए। तो अब देख लेते हैं 46 का। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आयोग ने क्या आंसर लिया है, और फिर उसके बाद ये आंसर अगर गलत है तो क्यों गलत है ये हम लोग देखेंगे। 46 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि ACE सही है। बाकी जो 2 रेस्ट है B और D गलत है। आप देख लेते हैं। क्लिष्ट दोष वेद नखताग्रह जोड़ी अरध करी को बरजय हम खात, ये सही है। अक्रमत्व दोष मुख मयंक को देखकर विक्षा मानस कंज, ये गलत है। दुष्क्रमत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्राम्यत्व दोष कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंजली घनिष्ठ माँ, ये भी लाइन आपका गलत है स्टेटमेंट। अपरित्वत्व दोष हियत बल बसी दुख देती है ये तेरे अनुभव, ये भी लाइन आपका सही है। यानी कि ACE सही है और B और D आपका गलत है। तो अब थोड़ा सा इसके विषय में काव्य दोष के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल जानकारी ले लेंगे कि नेक्स्ट टाइम से अगर क्वेश्चन बने तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। काव्य दोष टॉपिक है। अब काव्य दोष टॉपिक में अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भरत मुनि ने काव्य दोष को कितना माना है। काव्य दोष की संख्या 10 मानिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी भी आयोग आपसे क्वेश्चन PYQ के रूप में पूछ सकती है। और फिर एक तो ये हो गया भरत मुनि। अब आचार्य वामन के बारे में जान लेते हैं। आचार्य वामन, इनके अनुसार 4 भेद बताए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान पर रखेंगे। फिर मम्मट जो आचार्य है इनके अनुसार 5 भेद है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, पहले तो काव्य दोष को थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद इसमें देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है भरत मुनि संख्या बताएं, यानी कि वो 10 बताएं। और वामन के अनुसार सबसे कम है 4 है, और मम्मट के अनुसार 5 है। 4, 5 और 10। और एक जो और आचार्य है आनंदवर्धन, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक सेकंड। आनंदवर्धन, शॉर्ट नोट्स आप हमारे साथ ही बनाते चले। उन्होंने दोष के जगह पे, दोष के स्थान पे अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। शब्द का प्रयोग किए हैं, शब्द का प्रयोग, ये ध्यान पे रखेंगे। ये शब्द पे का प्रयोग किए हैं, ये शब्द का प्रयोग किए हैं। और ये इन्होंने भी काव्य दोष जो है जिसको अनुचित्य बताया उन्होंने 10 माना है। 10, इसकी संख्या 10 मानी है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। मतलब आनंदवर्धन और भरत मुनि बिल्कुल इक्वल माने हैं। वामन 4 माने और मम्मट 5 माने, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। यहाँ से कभी भी PYQ आपसे बन सकता है।
तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी को डिटेल PYQ एनालिसिस कर, अगर इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो बताइए कि अगर 10 साल के क्वेश्चन को अगर आप इसी तरह पढ़ लेते हैं कितना बार आपका टॉपिक रिपीट करेगा, ना चाहते भी आपको याद हो जाएगा। 47 क्वेश्चन कह रहा है काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। काव्य रीति, देखिए यहीं से क्वेश्चन है। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें, यानी कि सही उत्तर का आपसे मांग कर रहा है आयोग। तो सही 47 का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयोग ने क्या इसके आंसर को सही माना, यानी कि एक को सही माना है। ABC सही है और बाकी जो DE है वो गलत है। रीति शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया, सही है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का, देखिए अभी इससे पहले भी हमने बताया कि कोई जो दोष को अनुचित्य कहा, यानी आनंदवर्धन जी ने मतलब दोष के जगह पे उन्होंने अनुचित्य शब्द का प्रयोग किया, ये भी सही है। और इसी तरह दंडी ने रीति के स्थान पे मार्ग शब्द को प्रयोग किया, ये भी आपके लिए PYQ नेक्स्ट टाइम बन सकता है, रीति के जगह पे मार्ग, ये लाइन भी सही है। और C आचार्य रुद्रथ ने रीति को शब्द संघटना बताया, ये भी सही है। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये जो यूनिट है आपको बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, काव्य शास्त्र जो है यूनिट वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप वहाँ जाएं प्लेलिस्ट में और उसे भी सर्च करके पढ़ें। भोज ने रीतियों की संख्या 105 में, नहीं भोज ने 105 नहीं बल्कि केवल 2 माना है। देखिए कितना, कहाँ 2 और कहाँ 105। संख्या जब आए ना तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे सचेत होना है, यानी कि 2। तो ये लाइन जैसे ही आपका गलत हो गया D, तो आपका 2 ऑप्शन तो वैसे भी आ गया, यानी कि BC होगा। अब देख लेते हैं। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौरी रीति है, नहीं हृदय की जो रागात्मक भावों की जो अभिव्यंजना करने वाली जो रीति है उसको गौरी रीति नहीं बल्कि पांचाली रीति कहते हैं। पांचाली रीति ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, इसका PYQ का शॉर्ट नोट्स बनाते चले। और ये गौरी रीति का जो विशेषता है ये बता देते हैं कि आखिर गौरी रीति फिर क्या होगा। तो गौरी रीति में एक चीज़ ध्यान पे रखेंगे कि इसकी जो भाषा होती है या इसकी ओज जो होती है, ओज या भाषा कांतिमय होती है। कांतिमय मतलब कि एक ओज क्रांति टाइप का होगा, ऐसे सॉफ्ट नहीं होगा, एकदम हृदय की बात नहीं होगी उस तरह का। तो इसको गौरी रीति कहते हैं। ये पंचाली रीति हुआ, ये गौरी रीति हुआ। और एक वैसे रीति को अगर मोटा मोटी अगर आपको समझना हो तो और थोड़ी सी अगर हम लोग डिटेल इस क्वेश्चन में जाएं तो रीति के सामान्यतः 3 प्रकार हैं। तीन प्रकार हैं, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। फर्स्ट तो आप लोग जानते ही हैं वैदर्भी, नहीं जानते तो अभी नोट कर लीजिए मेरे साथ, वैदर्भी रीति। सेकंड हो जाएगा गौरीय रीति। और थर्ड जो हो जाएगा वही अभी कौन बताए हैं, पांचाली रीति। एक सेकंड साथियों, पांचाली रीति, ये एकदम आप लोग ध्यान पे रखिए और 2-3 बार बोल लीजिए कि एक वैदर्भी, गौरीय और पंचाली रीति, ये 3 अगर कभी भी पूछ दे आपसे तो आपको ध्यान पे रखना चाहिए। एक के बारे में तो हम लोग जान लिए कि पंचाली रीति जिसमें हृदय की बात होगी, जिसमें हृदय होगा, सॉफ्ट बातें होगी, मधुर बातें होगी, वो पंचाली होगा। यानी कि ये गौरी रीति जो ओज भाषा, क्रांतिपूर्ण भाषा की बात होगा तो गौरी रीति। अब वैदर्भी रीति के बारे में आप लोग सर्च करके बताएंगे कि मैडम वैदर्भी रीति में इन शब्दों का प्रयोग होगा, ये आप लोगों का वर्क है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 48 क्वेश्चन। फोर्टी एट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत है, उन्होंने दिया था। तो अब इसके बारे में देखिए, डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आयोग ने इस आंसर को क्या लिया है। 48 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 को लिया, यानी कि ABC आपका सही है, ए सही है, B सही है और C सही है।
फिर देख लेते हैं, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बिल्कुल सही लाइन है। जब आपका कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उन्होंने कल्पना का बिल्कुल आत्मा से जोड़ करके माना है कि ईश्वरीय शक्ति जो आत्मा है वो वही कल्पना है। कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। बिल्कुल सही है। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। हाँ, मुख्य कल्पना जो होती है बिल्कुल मस्तिष्क के आधार पे होती है, बिल्कुल वो प्राकृतिक होती है। और गौण कल्पना जो होता है वो दार्शनिक कलाकार की अपनी विशेषता है कि वो उसे करे या ना करे, मतलब उसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। मुख्य कल्पना इच्छा चालित वाल्टरी होती है। साथियों जैसे देखिए यहाँ पे कुछ और बात लिख रहा है, यहाँ पे कुछ और देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी लग रहा है, सी और डी में लाइन में कंट्रोवर्सी लग रहा है। तो इसमें आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि इच्छा चालित नहीं बल्कि ये प्राकृतिक है। यहाँ पे भी तो लिख रहा है कि अवस्थिति जन सामान्य के में भी होती है, प्राकृतिक होगा। ये मुख्य बात प्राकृतिक होगा और जो गौण बात होगा वो व्यक्ति के इच्छा पे डिपेंड करेगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। प्राकृतिक मानसिक क्रिया, और जो प्राकृतिक होगा वो इच्छा पे नहीं होगा, बिल्कुल नेचुरली होगा। और मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय और सायास होती है। नहीं, मुख्य कल्पना नहीं होगा। यहाँ पे मुख्य कल्पना की जगह पे आपका ये लाइन आ जाएगा गौण कल्पना। अगर ये गौण कल्पना को ये भी बोलते हैं ललित कल्पना, जिसको हम खुद निर्मित करते हैं, वो आप इसको मान सकते हैं। तो मुख्य का ये जो लाइन दिया हुआ था गौण कल्पना का, ललित कल्पना का दिया था, लेकिन यहाँ पे मुख्य कल्पना लिखती। देखिए कैसे हम लोगों ने 5 ऑप्शन को देखा। डी ई अगर हमारा ऑप्शन अगर गलत है, लाइन गलत है तो क्यों गलत है, हमने इस पर भी बात किया। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। अगर आपका ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और ग्रुप में आप हो सके तो अधिक से अधिक वाले, अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हो तो उसे शेयर करें, बताएं कि इस तरह का मतलब PYQ सीरीज भी चल रहा है, जो पूरे यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव अब वो आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। तो अब चलते हैं 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। तो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि लॉर्ड मैकाले, अगर यहाँ जैसे ही अंग्रेजी शिक्षा का बात आएगा भारत में तो आप मैकाले का नाम नहीं भूल सकते हैं। लॉर्ड मैकाले जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का प्रयास किए थे, और 1835 का जो अधिनियम था उसमें ये एक बात का वो जिक्र था कि वहाँ पे जब भारतीय शिक्षा का जब प्रारूप आया तो उसमें एक बात का जिक्र था कि फारसी की जगह पे अंग्रेजी का यूज करने का बात आया था, सिफारिश हुई थी। ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि जब अंग्रेजी शिक्षा की बात चल रही थी, जब आया तो उससे पहले कौन सी भाषा यूज किया जा रहा था, प्रशासनिक जो भी काम होती है उस पर, तो वहाँ पे फारसी भाषा था और उसके जगह पे रिप्लेस करके अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया था। उस समय जब लॉर्ड मैकाले का टाइम पीरियड जो भी था 1835 जब वो आए थे, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंग थे। ये आप लोग ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है आयोग। गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो कभी भी आपसे पूछा है और कभी भी पूछ सकता है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। ये इतनी फैक्ट को आप लोग याद शॉर्ट नोट्स बना लें और आप आंसर थोड़ा देख लेते हैं कि अब इसी के प्रारूप में हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी, ऐसा तो नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त कराने वाली थी, ऐसा भी नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, बिल्कुल। जब वो लाया गया था अंग्रेजी शिक्षा तो इसमें उसका क्या कहते हैं लाने का यही दिया गया था, आधार बनाया गया था कि इसमें जो भारतीय जो है नौकरी लेने में पिछड़ जाते हैं अपनी भाषा के कारण, भाषा को समझ नहीं पाते, इसके कारण उन्होंने ये दिया था
कि सरकारी नौकरी में मतलब उन्हें अधिक से अधिक प्रवेश मिलेगा। जैसे ही अगर वो भाषा समझेंगे तो अधिक से अधिक वो एबल बनेंगे बात करने के लिए, काम करने के लिए। तो देखिए सी ऑप्शन आपका सभी जगह है, इस पे तो आपको सोचना ही नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मुँह करना सिखाया। नहीं, जब अंग्रेजी शिक्षा जाएगा तो वो अपनी परंपराओं से मुँह करना कैसे सीखेंगे? ये बिल्कुल, एक तो बात आप कर रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा का, दूसरी तरफ आप अपनी परंपरा का मुँह की बात कर रहे हैं। ये एक दूसरे से कंट्रोवर्सी है लाइन। तो डी तो नहीं होगा। डी अगर नहीं होगा तो आपका 2 ऑप्शन कट गया, यानी कि सी ई होगा, दोनों में है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, बिल्कुल खोले थे। ई लाइन वैसे भी एकदम बिल्कुल लग रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए जब कोई लाएगा प्रस्ताव तो उसके लिए कुछ तो करेगा ना, जैसे टीचर रखेगा, संस्थान खोलेगा, लोगों को क्या कहते हैं बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा। अगर इतना काम जब तक नहीं करेगा, केवल किसी चीज़ को लाने से तो होगा नहीं, उसके लिए जब तक वो मतलब रूट लेवल पे काम नहीं करेगा तो फिर वो चीज़ का जो आप लाना चाहते हो उसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? ऐसे भी आप सोच सकते हैं इस ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो। हर चीज़ जो आप पढ़ करके ही सही करेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो अपनी कॉमन स्टडी और कॉमन जो माइंड होता है उसका भी आप प्रयोग करके क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये लाइन बिल्कुल इसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो सी और ई वैसे सही है। अब ए बी में देखिए कि आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, और फिर हम लोग जानेंगे कि आयोग ने क्या आंसर लिया है। तो अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। नहीं, ऐसा तो नहीं था, कमज़ोर करने वाली तो नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। अच्छा, ये बात बताइए, अंग्रेजी शिक्षा से मानसिक दासता से कोई व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल एकदम लग रहा है कि ये लाइन एकदम गलत लग रहा है कि अगर अंग्रेजी शिक्षा आ जाएगा तो मानसिक दासता से हम मतलब, और उस मानसिक दासता ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे की शिक्षा को अगर हम लिए हुए हैं, ग्रहण किए हुए, तो कहीं ना कहीं हम उसके और मतलब उस रूट पे चले गए ना, पकड़ लिए ना, तो और तो हम गुलाम हो गए, मुक्त कैसे हो गए? 49 का जो आंसर आ रहा है आपका 3 आ रहा है, यानी कि ए सी ई सही है और आपका ये जो है बी और डी जो है गलत है स्टेटमेंट, यानी कि 49 का 3 आंसर। ये भी है स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका ए वाला जो है सही है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 आज का 50 क्वेश्चन, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। देखिए दलित विमर्श से एकदम हर बार क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। बिल्कुल किया, इनकी तो बहुत अतुलनीय भूमिका है दलित के विमर्श में। और दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ये थोड़ा सा ये लाइन हमें मतलब लग रहा है कि कंट्रोवर्सी है। ज्योतिबा, जो अब हल्का स्टेटमेंट उसको देख लेते। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना, ये बिल्कुल हल्का लाइन है। और यहाँ से क्वेश्चन इससे पहले भी PYQ पूछा हुआ है, तो देखिए कि क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है। सी एकदम सही है, देखिए सी सब में है। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। जो दलित चिंतक है वो वर्णाश्रम को हिमायत नहीं, सपोर्ट नहीं, बल्कि उसका विरोध करता है, घोर विरोध करते हैं। विरोध, हिमायत का मतलब हुआ कि उसे आप उसके सपोर्ट में हैं, लेकिन यहाँ पे विरोध है। तो कभी क्योंकि दलित विमर्श का जो चिंतक है वो ऐसा मानते हैं कि वर्णाश्रम जब तक रहेगा कि कहीं ना कहीं वो मतलब दलित का कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं शोषण होगा ही होगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो कोई किसी सब सामान्य हो जाएगा, तो ना ही कोई स्वर्ण होगा, ना ही कोई पिछड़ा होगा, ना ही कोई दलित होगा, तो उस कोई शोषक, ना ही कोई शोषक होगा, ना ही कोई शोषण करने वाला होगा। तो डी आपका कट गया, देखिए 2 ऑप्शन कट गया। आप देखिए सी और ई तो ऑप्शन दोनों में है, तो ये तो होगा ही। अब पढ़ लीजिए ए बी में से, देखिए कि कौन सा आंसर सही है कौन सा। देखिए ए ऑप्शन एकदम सही लग रहा है, तो इसका मतलब गांधी दर्शन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है कि कोई और होगा जो दलित के लिए बहुत अच्छे से काम किया है, अम्बेडकर दर्शन को बेस बनाता होगा। अम्बेडकर, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, अम्बेडकर दर्शन।
तो देखिए कैसे आप एक दो ऑप्शन भी जानते हैं तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सही कर लेंगे। दलित, ये ऑप्शन देखिए, दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत, बिल्कुल यथार्थ प्रस्तुत करती है। जैसे एक हम लोग पढ़ते हैं मुर्दैया, जो दलित आत्मकथा, बिल्कुल वो लेखक ने लिखा है कि मैं ये रचना लिखते वक्त मैंने वही लिखा है जो जिसको मैंने आंखों से देखा है, जिया है, तब जाकर के मैंने उसे हूबहू करने का प्रयास किया अपने पन्नों में। तो ये इस लाइन को उस स्टेटमेंट को आप इस स्टेटमेंट से जोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर 50 का 3 हो जाएगा, यानी कि ACE एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगा। और देख भी रहे हैं कि सही लग भी रहा है, ACE। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सतपुरा के जंगल, देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है, कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त है। हाँ, तो सतपुरा के जंगल तो हम लोग जानते हैं कि ये भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा मतलब लिखा गया है। और गीत फरोश, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस काव्य संग्रह में है। तो गीत फरोश, ये एकदम ध्यान पे रखेंगे। गीत फरोश 1956, भवानी प्रसाद मिश्र, ये तो आप लोग को याद हो ही गया होगा। तो इसमें जो एक लाइन है सो हम थोड़ा बता देते हैं। एक तो सबसे अच्छा लाइन है इसकी, बहुत प्यारी लाइन है कि नींद में डूबे हुए ऊँघे हुए, तो नींद में डूबे हुए से ये लाइन हो गई। एक में कंप से कनकने, एक ये भी लाइन है। बी और ई देखिए कि किसकी कहाँ कहाँ पे है, जो जिसमें बी और ई दोनों साथ होगा वही आंसर आपका होगा। बी ई नहीं है, बी और ई केवल इसी लाइन में है, यानी कि आपका 4 आंसर। BDE घिनौने घने, ये भी लाइन है। चिलचिलाते जले और जगमगाते जग जगे, ऐसा लाइन नहीं है, ये अपने मन से बनाया गया लाइन है। जब सतपुरा के जंगल आप जब पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लाइन का जिक्र नहीं है। हाँ, एक 2-4 फैक्ट और भी याद रखेंगे। सतपुरा के जंगल में जो है एक गोंड जनजाति का जिक्र है और ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग है। ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आयोग PYQ के रूप में पूछ चुकी है, तो हो सकता है कि फिर से रिपीट कर दे, तो फिर से इसका जिक्र हम कर दिए। तो 51 का हो गया। 51 का जो आंसर है 4 है, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 क्वेश्चन देखिए क्या 52 क्वेश्चन करा है, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई। देखिए प्रिय प्रवास कितना एकदम आंटी का प्रिय है, हर बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्रिय प्रवास तो हम लोग जानते हैं कि 1914 की रचना है। 1914 की रचना है और इसके लेखक के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। और इस सबसे बड़ी बात है कि प्रिय प्रवास जो ये रचना है ये संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण के मतलब एक सामाजिक रूप से जो कैसे होता है, जब मतलब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और राधा और कृष्ण के जब मतलब दोनों अलग हो जाती है, तो किस तरह से मतलब राधा को एक सेविका के रूप में प्रयोग, मतलब राधा को सेविका के रूप में रखा गया है और कृष्ण को एक नायक के रूप में, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, नायक के रूप में। और तब जाकर के ये रचना किया गया है प्रिय प्रवास का। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन मतलब छंद में रची गई है। एक तो द्रुत विलंबित, शार्दूल विकृत और मंदाक्रांता। देखिए एक ट्रिक इसका हम बताना चाहेंगे साथियों, इसमें जो जिस मतलब शब्द में त शब्द का यूज है, द्रुत विलंबित, शार्दूल विकृत और मंदाक्रांता, तो इसमें जिस शब्द में त शब्द का प्रयोग हो ना तो वो आंसर होगा। ये आप लोग ट्रिक्स देख लेंगे इस तरह से। तो देखिए BCE यानी कि आपका 2 आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक्स आप ध्यान पे रख लेंगे या नोट कर लेंगे अपने डायरी में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। 53
53 क्वेश्चन। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है। देखिए, भ्रमर गीत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत इतनी प्रसिद्ध है कि जो तुलसीदास के द्वारा जो भ्रमर गीत सार लिखा गया है, जिसमें ये कृष्ण भेजते हैं उद्धव को कि जा कर के मतलब गोपियाँ को कहो कि मतलब वो निर्गुण की उपासना करे और हमें भूल जाए, कृष्ण को भूल जाए। तो बिल्कुल मैं तो वो उद्धव बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, पूरे विश्वास के साथ जाता है कि आज तो मैं जाऊंगा और गोपियाँ को ऐसे समझाऊंगा कि वो कृष्ण की छवि को भूल जाएगी और बिल्कुल योग साधना और निर्गुण भक्ति करने लगेगी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब वो गए थे लेकिन खुद ही मतलब गोपियाँ उसको ऐसे समझाती है गीत के माध्यम से कि लगता है कि उद्धव जब आने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो निर्गुण सिखाने गए थे लेकिन खुद ही सगुण भक्ति को मतलब साध करके आ रहे हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया। कहीं ना कहीं मतलब गोपियों को ज़्यादा अपर बताया, मतलब अपर मतलब जीत किया गया है। और जो उद्धव रहते हैं, उद्धव बिल्कुल मतलब एक लास्ट में मतलब क्या कहा जाए, हार तो नहीं कहा जाए लेकिन मतलब कहीं ना कहीं सगुण निर्गुण से वो सगुण की तरफ आ गए, ये आप लोग इसमें ध्यान पे रख सकते हैं। तो अब देखते हैं। तो एक तो है कि जोग सिखावन पारे, ये बिल्कुल लाइन है, एकदम सिंपल लाइन है। इससे पहले भी मतलब ये क्वेश्चन PYQ के रूप में पूछा गया है, तो आपको तो ध्यान होगा ही। जोग सिखावन पारे घोष बड़ो व्यापारी, ये भी लाइन एकदम बिल्कुल दिया गया है। तो A और D देखिए किस किस में है, A और D देखिए एक ही जगह है। और सबसे ये प्रसिद्ध लाइन है भ्रमर गीत सार का, AD, यानी कि 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप देख लीजिए कि कौन है। मधुकर मधुमत वारे, ये भी है। ज्ञान को महल, ये इस तरह का लाइन का कोई जिक्र भी नहीं है। निर्गुण नदिया मादरी, ये भी लाइन नहीं है। तो बिल्कुल आप देखिए कि कैसे दो भी लाइन पंक्ति आपको याद है तो आप आंसर बना ले जाएंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 54 मैला आंचल तो आप लोग बिल्कुल पढ़े ही होंगे। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो मैला आंचल बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उपन्यास वाला जो यूनिट 7 यूनिट है उसको पढ़िए। बिल्कुल हमारे टीम के द्वारा पढ़ाई जा रही है, आप लोग पढ़ें। उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको डायरी में नोट्स कीजिए और मेमोराइज कीजिए। मैला आंचल आप देख लेते हैं। मैला आंचल तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लें। फणेश्वर नाथ रेणु, बार बार इस फैक्ट को मैं इसलिए लिखती हूँ और बार बार इसलिए बताती हूँ कि आप लोग को PYQ के माध्यम से बहुत फैक्ट याद हो जाए, कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास न करना पड़े याद के लिए। 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये एक प्रकार का मैला आंचल जो है जिसमें पूर्णिया जिले को आधार बना के मेरीगंज गांव को आधार बना करके ये उपन्यास लिखा गया है। और ये एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें फूल भी है, धूल भी है, सूल भी है, कीचड़ भी है, कमल भी है, मैं किसी से भी दामन बचा के नहीं निकल सका, ये लाइन भी है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये किस उपन्यास के बारे में ऐसा लिखा गया है। तो फणेश्वर नाथ रेणु की जो मैला आंचल उपन्यास है, बहुत ही चर्चित उपन्यास है, इसके विषय में लिखा गया है। और इसका नाम भी इसलिए, इसका टाइटल ही दिया गया है कि आंचल तो है लेकिन मैला है, जिसमें कमी है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले तो इसमें मंगला देवी एक पात्र है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और फुलिया भी एक पात्र है। B और E देखिए किस किस में है, बहुत प्रसिद्ध पात्र है, स्त्री पात्र। B और E केवल एक ही में है। देखिए आपका आंसर आ गया। 2 भी अगर पात्र आपको याद हो, 1 2 भी, तो आप बना ले जाएंगे। मनोरमा इसमें कोई ऐसा पात्र नहीं है, तो C कट गया। देखिए मनोरमा इसका पात्र नहीं है, यानी B D E फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। वैसे एक और थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दें हम कि स्त्री पात्र का और कौन कौन है वो आप जान लीजिए। एक तो फुलिया है,
आभा रानी मंगला देवी है, कमला है जिसको कमली कमली कहते हैं, कमली, और शिलिया, ये भी सब स्त्री पात्र है। और रामपियरिया, ये भी आप रामपियरिया, ये सब इसकी प्रसिद्ध मतलब स्त्री पात्र है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कर रहा है तमस उपन्यास के पात्र। देखिए पात्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी उपन्यास आप जब पढ़ेंगे तो स्त्री पात्र, पुरुष पात्र और प्रमुख पात्र और गौण पात्र सबको थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। तो अब देख लेते हैं। तमस में हयात बख्श बिल्कुल है। तो डी किस किस में है? देखिए डी यहाँ नहीं है तो एक ऑप्शन आपका कट गया। अब चलते हैं, एक हरनाम सिंह भी है, यानी कि सी डी आप में 2 ऑप्शन में है। तो ये एक तो ये कट गया। ये कट गया और आपका जो अब देख लेते हैं कि आयोग ने क्या आंसर दिया है। CDE, यानी कि 55 का जो आयोग ने आंसर दिया है वो 3 दिया है। 55 का 3। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। गिरधारी लाल और अब्दुल्ला बेग इसमें तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तमस भीष्म सानी के द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये उपन्यास जो है 1973 इसका टाइम पीरियड है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसके पात्र के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेंगे। एक तो हरनाम सिंह, हयात बख्श भी याद रखेंगे, देवदत्त भी याद रखेंगे, और नत्थू चमार है, नत्थू चमार ये पात्र है। रिचर्ड बख्शी जी और जनरल ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि इतने पात्र को आप लोग ध्यान रखेंगे। कम से कम 6-7 पात्र तो जो महत्वपूर्ण पात्र है उसको तो याद आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो याद रहेगा तो आप क्वेश्चन मतलब ऑप्शन हटा के कहीं ना कहीं आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे।